हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्पेशल क्लासेस में। और हम आपको काफ़ी दिनों बाद दिखाई देने को मिल रहे हैं। तो आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं मैथ्स का। और हम लोग क्वेश्चन करेंगे रीसेंट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए। बस आप लोग सपोर्ट और साथ बनाए रखना। जिन लोगों को आता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आता वो सीखने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा CHSL में 11/8/2023 को चौथी शिफ्ट में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले कि एक सीरीज दे रखी है 9 + 9 स्क्वायर प्लस सीरीज आ रही है, देन 9 की पावर कितनी 2n + 1 को 6 से विभाजित या भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना होगा। देखिए बॉस कि मैंने बोला पहले 9 है, फिर इसके बाद 9 9 81 है, फिर इसके बाद होगा 9 का क्यूब 729 होगा। और इसके बाद में सीरीज जो है कहाँ तक जा रही है 9 की पावर 2n + 1 तक। ये हमारी एक पावर होती है, ये 2 पावर, ये 3 पावर, ये 4 पावर, ये 5 एन सो ऑन इन्फिनिटी तक या किसी भी नंबर तक सीरीज जा रही है। अब कहानी में ये है कि इस नंबर को जब हम विभाजित करेंगे पूरे को तो प्लस करके तो करेंगे नहीं भाई। तो अगर मैं प्रत्येक में अगर विभाजन करके देखूँ 6 से तो यहाँ पर बचेगा प्लस का 3। सही बात है। यहाँ पर भी अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो यहाँ देखेंगे 6 कम 6, ठीक है, 36 18 19 20 21। यहाँ पर भी कितना रिमाइंडर बचेगा 3 रिमाइंडर बचेगा। देन यहाँ पर भी देखेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। प्रत्येक इंडिविजुअल संख्या में, प्रत्येक संख्या में जब हम डिवाइड करेंगे 6 का तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा 3 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन हमें तो पूरी सीरीज में डिवाइड देना है। तो जब हम पूरी सीरीज में डिवाइड देंगे तो यहाँ पर काम आएगा ऑड और इवन। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले ये देखो कि जब हम इवन सम संख्या, कहने का मतलब है कि सिर्फ 2 नंबर को लेते हैं सीरीज, अगर हमारे पास सम है 2 सीरीज के केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा भाई। देखो रिमाइंडर इन दोनों को जोड़ लो। प्रत्येक अलग अलग जब मैंने विभाजित किए तो 3 3 आया, लेकिन अब मैं इन 3 को ऐड करूंगा तो 6 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 को डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, क्योंकि पूरी सीरीज डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं सम सीरीज की जगह ऑड सीरीज ले लूँ तो 3 6 9, जैसी मैंने यहाँ पे सीरीज जो है पहले हमने सम ली थी, सम सीरीज कहने का मतलब है 2 डिजिट तक 2 संख्या ली, फिर हम 3 संख्या लेंगे, 4 संख्या लेंगे, 5 संख्या लेंगे। तो उस केस में अगर हम देखेंगे कि जब भी कभी हम, ये तो हमारे पास थी इवन सीरीज, और अगर हम ऑड सीरीज लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, ऑड सीरीज में 9 हो गया रिमाइंडर, क्योंकि देखेंगे रिमाइंडर को ऐड करने पे 9 आ रहा है, इसको विभाजन करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बोलो हाँ आएगा 3। तो कहने का मतलब है हम सीधे सीधे ये देख लें 9 की पावर जो लिखी है वो ऑड है या इवन है। और अगर इवन है तो इसका मतलब है कि 0 होगा, बट 0 हमारे पास ऑप्शन में है नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन पता नहीं कहाँ है, वो हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। और हमारे पास ऑड सीरीज है तो ऑड सीरीज में हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो 2n + 1 जो लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 2n + 1 जो लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, देखो n की वैल्यू कोई भी मान लो 2 × 1 + 1 तो = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये सीरीज कैसी, कहाँ कितनी पावर तक जा रही है, ऑड पावर तक जा रही है, विषम पावर तक जा रही है। किस कहाँ तक जा रही है, विषम पावर तक जा रही है। और अगर विषम तक जा रही है तो इसका मतलब है रिमाइंडर कितना होगा भाई, 3 होगा, क्योंकि 3 नंबर यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही 4 हो जाएगा तो 6 से डिवाइड हो जाएगा 12 बार। जैसे ही हमारे पास 12 हो गया, 12 के बाद 3 और 15 हो जाएगा तो 3 रिमाइंडर हो जाएगा। मेरी बात को समझ गए कि इवन जब पावर थी हमारे पास तो उस केस में रिमाइंडर 0 हो जाएगा, और ऑड पावर होगी तो उस केस में रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, कितनी भी पुट कर लो, 22 कर लो, 22 दूनी 44, 44 और एक कितना हो गया 45, ऑड ही आएगी संख्या। एन की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, ऑड आएगा। और अगर विषम सीरीज जा रही है तो विषम पावर तक जा रही है सीरीज, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ध्यान से देखेंगे 3 मीटर, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, 5 मीटर और 6 मीटर 85 सेंटीमीटर अगर हमें दे रखा है तो देखिए भाई सबसे पहले ये देख लो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 100 सेंटीमीटर हो जाता है। तो अगर मैं इसको देखूं 300 सेंटीमीटर और 15 तो 315 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो एक तो हमारे पास है 315 सेंटीमीटर, दूसरा 5 मीटर है तो 500 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तीसरा हमारे पास है 6 मीटर 85 सेंटीमीटर तो 685 सेंटीमीटर हो गया, बोलो हाँ। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इनमें विभाजन हो जाए, मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे तीनों के अंदर 5 तो हमें कॉमन मिल रहा है, ऐसी संख्या जिसका विभाजन इसमें भी इसमें भी इसमें भी चला जाए, किसमें, तीनों में चला जाए, ऐसी संख्या हमें देखनी है। तो ऐसी संख्या जब हमने देखी तो हमें 5 देखने को मिला, लेकिन और कोई है 5 से बड़ा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नंबर सिर्फ हमें एक ही दिखाई दे रहा है। तो 5 हमारा राइट आंसर होगा, 11 कॉमन होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 315 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 से देखेंगे, 5 छक्के 30, 5 ती 15, 63 आ रहा है। यहाँ देखेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 ती 15, देन 5 सत्ते 35, यहाँ पे एक प्राइम नंबर आ जाएगा जिससे कि डिवाइड नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है 5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बॉस, समझ गए मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। सबसे पहले अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए आराम से, फिर हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, कोई नहीं। देखिए ए का मान सबसे पहले निकाल लीजिए। तो ए का मान जब आप निकालोगे, समझो सबसे पहले 58 में जोड़ दो 25। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो देख लीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एक बार तो प्लस कर लो, दूसरी बार माइनस कर लो। तो एक बार मैं इनको जोड़ के सीधे लिखूंगा तो देखेंगे जोड़ने पे 8 और 5 13 की हो जाएगी 3, एक कैरी, तो 5 6 7 और 1 8, 83 हो गया, गुणा ए प्लस बी कर लिया मैंने। ए माइनस बी जब हम करेंगे तो 8 में से 5 गए तो 3 बचे, देन 5 में से 2 गए तो 3 बचे, देन डिवाइडेड बाई 46 और 37 है, इनको अगर मैं जोड़ लूँ तो 6 6 12 1 13 की 3, एक कैरी, 4 और 3 7 और 1 8, 83, देन मल्टीप्लाई, माइनस करने पे 16 में से 7 गए तो 9 बच रहे, देन अब कुछ नहीं बच रहा। 83 से 83 विभाजन कर देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा, 11 बार। ए का मान तो हो गया 11/3, ठीक है बॉस। अब बी का मान अगर हम देखेंगे, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यहाँ देखेंगे 26 और 15 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो एक बार प्लस कर लो चीज़ों को। तो यहाँ देखेंगे 6 और 5 11, एक कैरी, 2 3 और 1 4, 41 हमारा यहाँ पे आया, देन मल्टीप्लाई, देन माइनस करेंगे तो 6 में से 5 गए तो 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, देन डिवाइडेड बाई 56 में से माइनस करेंगे, प्लस कर लीजिए पहले, 6 और 5 11 की एक, एक कैरी, 6 और 5 11 की एक, एक कैरी, 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है बॉस। देन मल्टीप्लाई 71, देन यहाँ पर कितना हो जाएगा कि माइनस करने पर 6 में से 5 गए तो हमारे पास बचा 1, और 5 में से 1 गया तो 4 बचा, 41। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 41 से 41 कट जाएगा तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, 11/71। क्या नंबर आ जाएगा, बी का मान 11/71। वैल्यू पुट कर दो। इसमें वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो देखो 1/b, 1/b का मतलब है b कितना है हमारे पास में, 11/71, 11/71 कहाँ पहुँचा दूँ, ऊपर, देन माइनस 20 में कितना हो जाएगा हमारे पास में ए का मान कितना है हमारे पास, 11/3 है, तो 11 तो बट्टे में आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे 71 है, यहाँ देखेंगे 60 है, तो 71 में से 60 गए तो बचे कितने, ऊपर आप बोलोगे 11, और बट्टे में एलसीएम लेंगे तो 11, 11 से 11 विभाजन होगा तो फाइनल उत्तर कितना बोलेंगे हम लोग, 1 बोलेंगे, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बॉस, 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यह हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बहुत सिंपल और बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में बोला यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, 1 माइनस ई स्क्वायर है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट क्यू थीटा
और देन मल्टीप्लाई में दे रखा है सेक थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा हमें दे रखा है, देखो कॉट स्क्वायर थीटा देन इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्क्वायर को अगर मैं हटा दूं तो इधर रूट लगा देंगे, तो कॉट थीटा देन इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा, कॉट थीटा, कॉट हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है कॉट, कॉट हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आधार बट्टे क्या हो जाएगा लंब, तो बट्टे में एक काम करो एक मान लो, सही बात है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाला जो नंबर है वो तो हमारे पास बेस है और ये वाला हमारे पास जो नंबर है ये परपेंडिकुलर है। क्या आप लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हो, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर। जब हम इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, देखिए इस नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, देन प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, या रूट लगाना चाहो तो अभी लगा लो फिर काट देना। या h बराबर हम लोग देखेंगे कि इस स्क्वायर को हटाने पे एक रूट लगा, रूट के अंदर 1 प्लस 1 कितना हो गया भाई, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 माइनस ई स्क्वायर जो है h का मान हमारे पास आ चुका है हाइपोटेनस। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें मिल गई कॉट से। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। बट हमसे जो पूछ रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई कोसेक थीटा देन प्लस कॉट क्यू थीटा एंड सेक थीटा। अच्छा, कोसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हमें कोसेक को चेंज करेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देन प्लस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो कॉस क्यू थीटा देन अपॉन साइन क्यू थीटा लिख सकते हैं। देन मल्टीप्लाई सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है बॉस, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉस थीटा से ये एक पावर कट जाएगी, 2 बचेगी। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा साइन क्यू थीटा, साइन थीटा से हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, देन प्लस इससे डिवाइड करेंगे, एक एक का गुणा करेंगे तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये हो गया 1। हमारे पास आया 1 अपॉन साइन क्यू थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कोसेक क्यू थीटा। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, कोसेक क्यू थीटा लिख सकते हैं। और कोसेक क्यू थीटा हमारे पास होता क्या है, एच अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कोसेक क्यू थीटा अगर हम वैल्यू पुट करें, कोसेक क्यू थीटा की वैल्यू पुट करें तो एच हमारे पास है रूट के अंदर 2 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा, देन बट्टे में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एक है तो इसका मतलब है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ क्यू हटाएंगे। मान लीजिए कि हमारे पास ये क्यू दे रखा है और यहाँ पर हमें क्यू में वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ क्यू लगा हुआ है ना, एक सेकेंड, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये बराबर होता है किसके, हमारे पास ऐसे समझो कोसेक क्यू थीटा है, कोसेक क्यू थीटा हमारा क्या हो जाएगा, एच का क्यू हो जाएगा अपॉन में परपेंडिकुलर का क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो एच हमारे पास कितना है, रूट के अंदर 2 माइनस ई स्क्वायर का होल क्यू करेंगे, देन बट्टे में एक का क्यू करेंगे जिसका कोई रोल नहीं है नीचे वाले का। अब बचता है ऊपर, तो देखो इसको या तो ये ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है रूट को हटा के मैं गुणा कर दूं 1/2 का, तो हमारे पास जो उत्तर हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 3/2, 2 माइनस ई स्क्वायर का 3/2 पावर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे पहले हाइपोटेनस निकालेंगे, देन हाइपोटेनस निकालने के बाद वैल्यू पुट कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, अगर आप ईमानदारी से करोगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5th वाला। 5th है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। शायद 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों
ओर समान ऊंचाई के दो खंबे हैं। कहने का मतलब है एक 150 मीटर की एक हमारे पास में एक सड़क है जिसके दोनों ओर क्या है, एक तो ये और एक तरफ ये हमारे पास दे रखी हैं, दो समान ऊंचाई के खंबे हैं। ठीक है बॉस। आगे बोला है इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के उन्नयन कोण दे रखे हैं। कहने का मतलब है ये मान लो ये वाला जो उन्नयन कोण है ये x डिग्री दे रखा है और ये वाला जो उन्नयन कोण है ये हमारा y डिग्री दे रखा है। यही बोला है। x और y इस प्रकार है कि tan x बराबर है 2/5। देखिए tan x हमें दे रखा है और ये हमें दे रखा है 2/5 और दूसरी तरफ हमें tan y भी दे रखा है। tan y जो हमें दे रखा है tan y बराबर कितना दे रखा है 3/5। अच्छा, सबसे पहली बात कि ये खंबा इसके बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि समान ऊंचाई के हैं। ठीक है, समान ऊंचाई के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब ये हमारे पास है x डिग्री, तो tan x जो डिग्री दे रखा है tan हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया, बेस ये हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। ये पेन थोड़ा सा खराब हो गया ऐसा लग रहा है मुझे। तो P अपॉन बी, देन P अपॉन बी हमें दे रखा है, तो हमें पता है कि जो P का मान है वो समान होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें दोनों में गुणा कर देते, इधर 3 का, इधर कितने का 2 का, इधर भी 2 का करना पड़ेगा और इधर भी कितने का 3 का, क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ ये खंबे की ऊंचाई है रेशियो में। तो हम लोगों के पास में जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, P आ जाएगा 6, ये खंबा हो गया 6 रेशियो का। ठीक है, यहाँ देखेंगे 5 × 15, ये जो दूरी है ये 15 हो जाएगी। यहाँ 5 दूनी 10, ये जो दूरी है ये 10 हो जाएगी रेशियो में। लेकिन एक बात मुझे ये बताओ, क्या आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये मीटर में दे रखी है? हाँ बिल्कुल दे रखी है। और रेशियो में 15 और 10 कितना हो गया 25। 25 रेशियो का मान हमें दे रखा है कितना 150। एक रेशियो का मान जब हम निकालेंगे तो 25 छिक्के 150 हो जाएगा। एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा 25 छिक्के 150। जब 150 हो जाएगा तो हमसे पूछा है खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो प्रत्येक खंबे की ऊंचाई के लिए 6 में गुणा कर दूं 6 का, तो कितना हो जाएगा 36 मीटर का खंबा होगा और ये आपका राइट आंसर होगा। सही बात है कि नहीं, बताओ कितना सिंपल था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्लियर है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 में बोला है 720 विद्यार्थी वाले एक समूह में 720 विद्यार्थी वाले एक समूह में स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है। कर लेते हैं सॉल्व, बहुत आसान है। ठीक है, ध्यान से देखना। हमें दे रखा है 3:5, 5 और 3 8 होता है। 8 रेशियो का मान कितना है 720। एक रेशियो का मान कितना 8 9 72, तो हमारे पास 90 हो जाएगा। देन 90 का गुणा इसमें, देन 90 का गुणा इसमें। 9 3 27 270 होगा, 9 पंजे 45, 450 क्या हो जाएंगे मेरे पास गर्ल्स और ये हो गए बॉयज़। सही बात है। अब 450 ये हो गया, तो इसका मतलब है आगे देखेंगे क्वेश्चन, यदि 18 नई लड़कियों को स्कूल में दाखिला दे दिया जाता है, 18 लड़कियों को, तो लड़कियां अब कितनी हो गई 8 हो गई, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ पर भी कुछ लड़के लिए जाएंगे, पता नहीं, देख लेते हैं। कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाना चाहिए जिससे कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाए 2:3 हो जाए। देखो 2:3 जो बना होगा वो इसी रेशियो को काट के बना होगा। तो इस रेशियो से हम ये पता कर ले कितनी संख्या से काटा है ये, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 8, 3 6 18। ठीक है, कितना हो जाएगा 156। तो 156 का गुणा इधर भी करना होगा भाई, रेशियो में तो दोनों ही कटते हैं। तो 156 का जब हम गुणा करेंगे तो 56 दूनी 112, हम लोग बोल सकते 312 जो है यहाँ पर संख्या हो गई होगी टोटल लड़कों की। जब 312 लड़कों की संख्या है टोटल, तो कितने लड़के मैंने जोड़े होंगे ये हमसे पूछ रहा है। 70 मतलब 30 इधर है, 40 42, तो हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 आपका राइट आंसर होगा।
सही बात है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और सबको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम लोग इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोलाकार आकृति वाली कुछ बर्फ के टुकड़े हैं, एक बेलनाकार कंटेनर में डाला जाता है। कंटेनर में कुछ जूस भरा हुआ है, जूस भरा है, कुछ भी भरा है, हमें और नहीं मतलब, और बर्फ के टुकड़े इसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं। यदि कंटेनर का व्यास हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर और जूस का स्तर जो है 40 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। 40 सेंटीमीटर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग बर्फ़ के टुकड़े डाल रहे हैं, बर्फ़ धीरे धीरे घुल जाएगी, उसके बाद में लेवल बढ़ जाएगा। तो कंटेनर में बर्फ़ के टुकड़े कितने डालेंगे? देखो बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले गोलाकार व्यास है तो गोला का वॉल्यूम कितना होता है, उसमें बर्फ़ के टुकड़े कितने हैं, फिर इसको हम लोग एक कंटेनर मतलब एक सिलेंड्रिकल में डाल रहे हैं। ठीक है, बेलनाकार में। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें चाहिए इसका वॉल्यूम, तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। सही बात है। यहाँ त्रिज्या कितनी है? आप बोलोगे 6 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक है, तो 3 हो गई त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो गई? 3। यहाँ 18 सेंटीमीटर है तो ये कितनी हो गई? 9। सही बात, बिल्कुल सही बात। यहाँ देखेंगे इसका कितना हो जाएगा वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच। कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, पाई से पाई को उड़ा दीजिए। फिर ये कर सकते हैं, पाई से पाई को उड़ा दो। 4/3 है, 4/3 रहने दो, इंटू करेंगे आर क्यू मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा, इंटू एक्स और लगा लो, बर्फ़ के टुकड़े पूछे। यहाँ आर देखेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू, अच्छा ऊंचाई दे रखी है, लेवल कितना बढ़ रहा है भाई? 40 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। कितना? 40 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, जैसे करना चाहो। तो हम लोग करेंगे 3 से 3 कट गया, 3 त्रिका 9 से 9 कट गया। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 धाई 40 हो गया। अच्छा, एक 9 कटेगा, 3 त्रिका 9, यहाँ पर जो है सिर्फ एक 9 कटेगा, ना कि 2। इंटू करेंगे 9, ये वाला काट दो, 3 त्रिका 9 हो गया, 9 से 9 कट गया 10। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 9 धाई 90। तो बर्फ़ के टुकड़े कितने हैं भाई यहाँ पे? 90। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 90 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8th वाले में देखेंगे क्या बोल रहा है भाई। ये तो बहुत सिंपल है, ट्रिपल स्टार आप लगा सकते हो, आप सबने पढ़ा है ट्रिपल स्टार। ठीक है, एक महिला 3 शेयरों 3, 4, 5 के अनुपात में 27,600 का निवेश करती है, जो उस वर्ष के लिए उसके निवेश पर 20%, 15% और 5% लाभांश देता है। तो कुल लाभ पूछा रुपये में, वो भी। तो एक काम कर रहे हैं, पहले परसेंटेज में निकाल लेते। 3:4:5, 5 और 4 9, 10 11 12 हो गया। इसमें कर देंगे ट्रिपल स्टार, क्या कहता है, इसमें गुणा इसमें गुणा। जिसने नहीं सीखा है वो परसेंटेज अच्छे से पढ़े, उसमें अच्छे से बताया। पचम कितना हो गया? 25, 5 15 चौके 60 हो गया, 20 तिया कितना हो गया? 60 हो गया। 60 60 120, 145, 145/12% का ये क्या हो गया भाई? प्रॉफिट हो गया। ये तो परसेंटेज में हो गया। रुपए में चेंज करना है, तो रुपए में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 27,600 देन गुणा कर लेंगे 145/12 इंटू कर देंगे 100। परसेंट उठाओगे तो बट्टे में 100 तो आएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। इसको सॉल्व करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दो, 12 से इसको डिवाइड करके देख लो। 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, 23 हो गया यहाँ पे, और 23 12 तिया 36 हो गया। देन 3 5 15, तो इसका 140 20 कर ले तो कोई बात नहीं। 23 पंजे कितना हो गया? 115, मतलब 11 कैरी। 23 चौके 92, ठीक है, 23 चौके 92, 92 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। देन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 कैरी। 23 एकम 23 और 10 कितना हो गया? 33 हो गया। तो कितना हो जाएगा भाई? 33 35 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3335, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट है। बताओ सिंपल था कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर।
ये हमारा डीआई का बहुत सिंपल आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर सकते हो आप। कि क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो निम्न तालिका 4 अलग अलग क्षेत्रों की जनसंख्या और उनमें पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों का प्रतिशत दे रखा है, सिंपल तीनों। इस क्वेश्चन पूछ रहा है क्षेत्र पी और क्यू को मिलाकर बच्चों की कुल संख्या, पी और क्यू को मिलाकर, तो पी और क्यू को मिलाकर एक साथ आप जोड़ नहीं सकते हो। पी और क्यू की मिलाकर बच्चों की कुल संख्या, तो पी में बच्चे कितने, पी में बच्चे कितने 20% है, तो इसका 1/5 निकालेंगे मतलब 2000 हो गया। 20,000 में बच्चे कितने हैं 30% है, तो पहले 10,000 का 20% निकाल लीजिए। तो 10,000 का 20% मतलब 1/5 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। देन इसमें जोड़ लेंगे कितना, 20,000 का कितना जोड़ेंगे 30%, मतलब 3/10, तो 2 तिया 6 मतलब कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8,000 आपका फाइनल आंसर होगा। बताओ, ये बहुत सिंपल था। डीआई के क्वेश्चन हमेशा सिंपल होते हैं, ठीक है। आगे प्रैक्टिस सेट में और भी आएंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो, बस आप लोग सपोर्ट करो। किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदरों और मानवों के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या आ गई। यह पाया गया कि 54 तो सिर हैं, कितने सिर हैं 54, 148 पैर थे। पार्क में बंदरों की संख्या क्या है। जब भी कभी इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सर का मतलब है कि हाँ, जितनी सिर दिखाई दे रहे चाहे वो किसी भी जानवर के हो, ठीक है, कोई ऐसा जानवर तो नहीं होगा जिसका सर ही ना हो। तो यहाँ पे 54 सिर हैं, तो इसका मतलब है 54 जानवर तो होंगे। टोटल जानवरों की संख्या कितनी है 54 है। अब 54 में से कुछ तो हमारे पास क्या है आदमी है, कुछ क्या है मैन है, और कुछ क्या है हमारे पास मंकी है, बंदर है। अब हमें ये पता है, अब इनकी टांगों पे आ जाओ। इसकी टांग होती है 2 और इस मंकी की होती है 2 आगे 2 पीछे। अगर मैं ये सोच लूं कि टोटल मिला के अगर सभी के सभी आदमी होते या 2 टांग वाले सिर्फ जानवर होते कोई भी, तो हम ये बोल सकते थे कि टोटल मिला के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 54 जानवरों की या 54 व्यक्तियों की, 54 दूनी 108 पैर हो जाते। सही बात है, क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया। मैंने ये सोचा कि सबके 2-2 पैर होते तो 54 दूनी 108 पैर होते, लेकिन पैरों की संख्या कितनी है 148। तो कहीं ना कहीं पैरों की संख्या क्यों बढ़ी, क्योंकि ये जो 2 लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा 2 है, इसलिए पैरों की संख्या एक्स्ट्रा है। तो 108 और 148 के बीच में अंतर कितना है पैरों का, तो आप बोलोगे सर अंतर है कितने का हमारे पास 40 का। कितने का अंतर है 148 माइनस करेंगे 108, तो पैरों की संख्या एक्स्ट्रा कितनी है 40। इसको जैसे ही मैं डिवाइड कर दूंगा एक्स्ट्रा पैर वाले से तो मंकी की संख्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20, तो मंकी की संख्या है। हमसे मंकी पूछे और अगर आदमी पूछे होते तो 20 माइनस कर देते तो 34 आता आदमियों की संख्या। फिलहाल के लिए आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ के मेरी बात, तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ये 108 कैसे आया कोई पूछेगा, तो इससे अच्छा 54 गुणा 2 कर दो, 54 दूनी 108। हमने मान लिया कि 2-2 पैर वाले ही जानवर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन बोला ए और बी समान रूप से कार्यकुशल हैं और प्रत्येक अकेले किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब है, समझना, क्वेश्चन समझने वाला है। ए किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है और बी भी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। दोनों ने टोटल वर्क हमने मान लिया 36 और 1 किया। मैंने कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि दोनों की क्षमता बराबर है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि किसी ने कोई अवकाश ना लिया हो, ठीक है, ए और बी ने इस कार्य को एक साथ मिलकर करना शुरू किया, लेकिन ए हर 5 दिन के कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लेता है, जबकि बी हर 7 दिन के बाद में कार्य करने के बाद अवकाश ले लिया। वेरी गुड, देखिए ध्यान से। यदि किसी ने कोई अवकाश ना लिया हो, ए और बी ने इस कार्य को एक साथ मिलकर करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद
1 दिन का अवकाश लिया और 7 दिन के बाद में अवकाश ले रहा, तो एक बात बताओ, कम से कम शुरुआत के 5 दिन तो दोनों साथ में होंगे। तो शुरुआत के 5 दिनों में अगर हम देखें तो ए प्लस बी ने कितना काम किया होगा, 5 में गुणा करते हैं 2 का, तो 5 दूनी 10 वर्क हमारा हुआ होगा कि नहीं, आप ही बताओ। ये वर्क डन हो गया भाई, क्यों, शुरुआत के 5 दिनों में। अब छठवें दिन क्या होगा, 6 वाले दिन मैं लिख देता हूं, वैसे जरूरत नहीं है। छठवें दिन क्या होगा, ए चला जाएगा, बचेगा कौन, बी, और बी सिर्फ काम कितना करेगा, 1। 7वें दिन की अगर मैं बात करूं, समझ लो भाई, 7वें दिन की अगर मैं बात करूं तो 7वें दिन दोनों ही काम करेंगे, नहीं, 7 दिन के बाद जाता, मतलब 8वें दिन जाएगा भी, तो यहाँ पर 7वें दिन कौन, दोनों काम करेंगे। 8वें दिन, 8th वाले दिन देखेंगे तो हमारे पास एक ही रहेगा, क्योंकि 8वें दिन हर 7 दिन कार्य करने के बाद, मतलब 7 दिन काम किया उसके बाद, समझ गए। 5 दिन तक तो यहाँ पे मैंने करा लिया दोनों से, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, क्योंकि यहाँ पे कोई सीरीज नहीं है, समझो मेरी बात। 9th वाले दिन क्या होगा, दोनों के दोनों आ जाएंगे, और 10वें दिन अगर हम देखें अप्रोक्स 10वें दिन हमारे पास दोनों ही मिलेंगे, क्योंकि इसके अभी 5 दिन नहीं हुए, एक ही, 1 2 3 4, अभी 1 दिन और करेंगे हम। 10 दिन का एवरेज देख लेते हैं। 10 दिन का एवरेज अगर हम देखेंगे तो टोटल मिला के 5 दिन में कितना काम हुआ, आप बोलोगे सर 10 हुआ शुरुआती 5 दिनों में, 6 7 8 9 10 तारीख तक कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो टोटल मिला के हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखो भाई, टोटल मिला के 10 दिन के अंदर जो काम हुआ है वो कितना हुआ है, 10 और 8 18 वर्क हुआ है। कितना वर्क हुआ है, 18 वर्क हुआ है, ठीक है। और हमें काम कितना कराना है, 36, तो 10 में 2 का गुणा कर दो और 18 में 2 का गुणा, क्यों किया गुणा, क्योंकि 36 काम कराना है। तो 36 काम हमारा हो गया, कितने दिनों में हो गया, आप बोलोगे सर 20 दिन में हो गया। कितने दिनों में हो गया, 20 दिन में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 20 दिन में हो गया काम। शुरू कब हुआ था, 1 जुलाई 2021 को हुआ था। तो 1 जुलाई 2021 को हमने जब काम शुरू किया तो इसमें 20 दिन और लगेंगे, तो कहने का मतलब है 21 जुलाई को काम खत्म होगा। कौन सी तारीख को काम खत्म होगा, 21 जुलाई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 21, 21 जुलाई 2021 आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पर अगर मैं एक बात बोलूँ आपसे कि देखो भाई, जब आप इसे एक सीक्वेंस में करोगे, सीक्वेंस में कहने का मतलब है, देखो यहाँ सीरीज नहीं बनती है, क्योंकि ये 6वें दिन करेगा छुट्टी, फिर अगले कौन सी दिन करेगा, 12वें दिन करेगा, क्योंकि भाई हर 6वें दिन कर रहा है। 6 तारीख को छुट्टी होगी, फिर इसके बाद 12 तारीख को छुट्टी होगी इसकी, फिर 18 तारीख को छुट्टी होगी, किसकी, एक ही छुट्टी होगी, समझो। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाऊँ, आपको समझना, क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी बात को समझना कि ए ने टोटल मिला के इसमें कितने दिन वर्क किया, ए के दिन निकाल रहा हूं मैं, ए ने कितने दिन वर्क किया। तो आप बोलोगे कि सर देखो, ए ने 6वें दिन छुट्टी की, एक आया होगा, 7 8 9 10 11, 5 दिन हो गए 11 तक, 12वें दिन फिर छुट्टी की, फिर 1 18 को करेगा, 13 14 15 16 17, 5 दिन बाद 18 को छुट्टी। कहने का मतलब है ए ने छुट्टी की 3। तो ए ने इस 36 काम में, समझना मेरी बात, ए ने इस 36 काम में टोटल वर्क कितना किया होगा, आप बोलोगे ए मात्र आया है कितने दिन, इन 20 दिनों में, 20 दिन ही तो काम कर रहे हैं ये लोग मिलके, तो 20 दिनों में 3 छुट्टी ए ने ली, तो इसने काम कितना किया होगा, 17 काम किया होगा, क्योंकि एक एक क्षमता है। बस समझ लो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोगों के लिए। बी की बात करूं तो बी के अगर मैं दिन देखूं तो बी छुट्टी कर रहा है कितनी, तो बी ने छुट्टी की, एक तो 7 पे करेगा, दूसरी 14 पे, एक 7 8 पे करेगा ना, पहली 8 पे होगी, दूसरी 16 पे होगी, तीसरी होगी नहीं, तीसरी तो होगी नहीं, 20 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो इसने छुट्टी कितनी ली, आप बोलोगे सर 2 छुट्टी ली, और ये इसने जो वर्क है, वर्क कितने दिन किया, आप बोलोगे सर इसने वर्क किया 18 दिन, मतलब वर्क कितना किया, 18 यूनिट किया। टोटल मिला के अगर हम वर्क देखेंगे, टोटल मिला के अगर हम वर्क देखेंगे तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, 7 7 14 और 15 की 5 एक कैरी, मतलब क्या हो जाएगा, 35। कहने का मतलब है 20 दिन में तो मात्र 35 काम हो रहा है।
अगर हम बहुत सीरीज और सीक्वेंस से जाएं तो 20 दिनों में तो कितना हो रहा है, 35 काम हो रहा है। 20 दिनों में 35 काम हो रहा है। तो एक काम जो हुआ है वो कब हुआ है, यहाँ पे जब हम सीक्वेंस में जाएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर भी होगी और क्वेश्चन में मजा भी आएगा करने में, ठीक है, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। तो 20 दिनों में काम कितना हुआ, 35। तो काम तो 1 तारीख से शुरू हो रहा था, तो 20 दिन में नहीं, टोटल मिला के एक दिन और लगेगा इसको, क्योंकि 36वां काम अगले दिन होगा। समझो मेरी बात, 36वां काम क्या होगा, अगले दिन ही तो होगा। कहने का मतलब है 20 दिन में तो 35 हो रहा, काम हमें 36 कराना है। जब काम 36 कराने तो एक दिन और लगेगा, चाहे 1 घंटा करे। मान लीजिए आपके घर पे काम हो रहा है और काम बचा हुआ है आधे दिन का, तो वो अगला दिन भी काउंट होगा ना, अगला दिन काउंट होगा। आप किसी को बताओगे तो बोलोगे कल का और काम बचा हुआ, कल खत्म हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि 20 और 1 21, कहने का मतलब है कि 1 तारीख से काम शुरू हो रहा है। जब 1 तारीख से काम शुरू हो रहा है तो टोटल मिला के कितने दिन लग रहे हैं, 21 जुलाई को काम खत्म हो जाएगा। मतलब 21 दिन में पूरा हो जाएगा कंप्लीट। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, 10 दूनी 20 हो गए, यहाँ जस्ट डबल कर लिए, थोड़ा सा 19-20 फर्क पड़ेगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 21 जुलाई हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे, क्योंकि 20 दिन में 35 होता है तो एक दिन एक्स्ट्रा और लगेगा, तो टोटल मिला के जो काम होगा 21 दिन के अंदर कंप्लीट होगा। 21 दिन के अंदर 36 काम हो जाएगा। समझ गए, 21 दिन राइट आंसर होगा। 1 तारीख भी काउंट होगी भाई, 1 तारीख काउंट होगी, इसमें हमने 1 जुलाई जोड़ दिए तो 21 जुलाई बोल दिए। काम 21 दिन के अंदर ही होगा, काम 21 दिन के अंदर ही होगा। समझ गए मेरी बात। चलिए, तो चाहे तो ऐसे करके समझ लो कि जो है हमारे पास 20 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, लगभग लगभग लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा आपके। बाकी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इनलेट पाइप, एक खाली टैंक, एक इनलेट पाइप है मतलब पानी भर रहा है, खाली टैंक को 3.6 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 6.3 आवर में खाली कर सकता है। देखो, एक तो इनलेट पाइप है जो कि कितनी है, स्पीड इसकी 3.6 है, और दूसरा है एग्जिट निकासी नल है जो कि 6.3 घंटे में खाली कर देता है। एलसीएम की बात करूँ तो 9 के मल्टीपल है, 9 7 63, 9 चौक 36, तो 36 में 4 का गुणा कर दूँ, 36 में कितने का गुणा कर दूँ, 4 का गुणा कर दूँ। पॉइंट लगाओ या मत लगाओ, बाद में लगा लेना। 36 में 4 का गुणा, पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ 36 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, और यहाँ देखेंगे 9 चौक 36 हो गया, या ऐसा कर लो 4 से 9 चौक 36 हो गया, एंड देन 9 7 63 हो गया। नहीं, 36 इंटू 7 करना पड़ेगा, 4 नहीं, कितना करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा, सॉरी। 7 यहाँ हो जाएगा, 7 यहाँ हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 नाम 63, 9 चौक 36, तो एग्जिट वाली की क्षमता आ गई 4। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा। दोनों टैंक भरेंगे, ये भरने वाला ये खाली करने वाला, ओवरऑल पानी कितना फिल होगा, आप बोलोगे सर 3 होगा, तो 3 के हिसाब से इसको विभाजित कर दो। 3 से भाग जब हम करेंगे, 3 से ये जाएगा 12 बार, 12 सत्ते 84, 84 का मतलब है 1 पॉइंट और लगा दो, 8.4 आपका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा, 8.4 आपका राइट आंसर होगा, ये वाला। समझ के आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 3 कारों की निश्चित आगे बढ़ो, दूरी तय करने में लगने वाला समय फिक्स डिस्टेंस है, सिंपल है कि देखिए स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम घटता है तो टाइम कम कब लगेगा, जब तेज चलाएंगे गाड़ी। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो दे रखा है और टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चाल का अनुपात पूछा है, तो स्पीड का रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 1/2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/3 टाइम के रेशियो को बट्टे में रख देंगे। सिंपल एलसीएम कितना हो गया, 30 का गुणा कर दो। 2 से कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 15 बार। 2 से कितनी बार जाएगा, 15 बार। देन 3 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। देन 5 से कितनी बार जाएगा, 6 बार। 15 10 6 आपका राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, 2023 में एमटीएस में पूछा गया। वीडियो को लाइक कर दो बॉस। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। देखो, क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि देखो भाई 120 मीटर लंबी एक दौड़ है। समझना मेरी बात को या मेरे क्वेश्चन को समझना।
कितनी लंबी दौड़ है भाई? 120 मीटर। मैंने ये बना ली 120 मीटर की दौड़। 120 मीटर की एक दौड़ में पी एस को 6 मीटर से हरा देता है। एक यहाँ से दोनों लोग दौड़े, एक पी जो है यहाँ पर पहुँच गया स्टॉप पर, लेकिन जो एस है वो पीछे रह गया और एस यहाँ पहुँचा। कितने मीटर पीछे पहुँचा? 6 मीटर पीछे पहुँचा। तो पी ने तो भाई ट्रेवल कर लिया 120 मीटर, लेकिन एस ने कितना ट्रेवल किया होगा? आप बोलोगे सर 194 मीटर, क्योंकि वो तो भाई पीछे है, 6 मीटर पीछे ही तो है, तो इसका मतलब तो ये है 194 मीटर चला होगा भाई। अब दूसरे केस में आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि एस 7.5 मीटर की बढ़त के साथ दौड़ शुरू करता है, ठीक है, मतलब कहने का ये है जब एक रेस ऐसी होती है जिसमें एस जो है 7.5 मीटर आगे है, कौन? एस, और पी हमारा यहीं पर है, ठीक है। यहाँ 100 मीटर की दौड़ है, ये वाली जो दौड़ है वो 100 मीटर की है, ठीक है। आगे बोला है तो दौड़ कौन और कितने मीटर से जीतेगा। तो देखिए भाई हमारे पास ये क्वेश्चन तो बोल दिया 7.5 मीटर की दौड़ है, पूरी 100 मीटर है, तो एक बात बताओ एस दौड़ेगा कितना? आप बोलोगे सर एस दौड़ेगा 92.5, इतना ही दौड़ेगा, सही बात है ना? ओके, और पी दौड़ेगा कितना? पूरा 100 मीटर अगर जीतना है उसे तो। लेकिन इससे पहले सबसे पहले ये समझो कि इसने देखो 120 मीटर की दौड़ में 6 मीटर पीछे किया। मैंने ये बोला 120 मीटर की दौड़ में पी ने एस को कितने मीटर पीछे किया? 6 मीटर पीछे किया। अगर ये मात्र 20 मीटर दौड़ता, 20 मीटर दौड़ में इसको कितने मीटर पीछे करता? आप बोलोगे सर 1 मीटर पीछे करता। बिल्कुल सही बात है, 20 मीटर में 1 मीटर पीछे होता, 40 मीटर में 2 मीटर पीछे होता, कौन? एस पीछे होता। 120 मीटर में कितना पीछे है? 6 मीटर है। अगर मैं ये मान लूँ ये बढ़त ना दी गई होती, अगर ये बढ़त ना दी गई होती तो ये 100 मीटर अगर पी ट्रेवल करता तो एस जो है कहीं ना कहीं कितनी पीछे होता? 5 मीटर पीछे होता, क्योंकि भाई 20 मीटर में 1 मीटर पीछे रहता है एस, ठीक है। तो 100 मीटर में कितना पीछे रहता? 5 मीटर पीछे रहता। तो कहने का मतलब है अगर ये बढ़त ना मिलती हमको, अगर मैं एस को ना देता तो पी तो ट्रेवल करता अपना 100 ही डिस्टेंस उसी टाइम में। पी कितना ट्रेवल करता उसी टाइम में? 100। लेकिन अगर मैं एस की बात करूं तो एस उसी टाइम में मात्र कितना चल पाता? 95 मीटर चल पाता, ठीक है। सेम टाइम में दौड़ तो भाई एक ही टाइम पे शुरू हुई, ये 100 मीटर चल गया, ये 95 मीटर चल गया। क्यों? 20 मीटर में 1 मीटर पीछे, तो 100 मीटर में 5 मीटर हो गया। तो हम इनकी चाल का रेशियो बनाएंगे तो 20 यहाँ पर हो जाएगा और 19 यहाँ पे। ये क्या है दोनों? रेशियो ऑफ स्पीड। ये क्या निकल कर आ गया हमारे पास? स्पीड आ गई इन दोनों की, ठीक है। अब कहने का मतलब ये बात समझ गए होंगे, तो ये किसी काम का नहीं है, बस मुझे स्पीड निकालनी थी और आपको समझाना था। तो अब ये बात समझो मेरी कि 100 मीटर में 5 मीटर पीछे रहता है एस। अभी सोच कर देखना, अगर ये 7.5 मीटर आगे है एस, तो फिर तो इतनी दूरी ट्रेवल करने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कौन जीतेगा? आप ये सोचकर पहले डिसाइड करो दिमाग में कि एस जीतेगा कि पी जीतेगा। भाई एस जीतेगा। क्यों? क्योंकि एस को तो 7.5 मीटर की बढ़त मिल गई। 100 मीटर की रेस में तो 5 मीटर ही तो पीछे रहता था, फिर भी 2.5 मीटर हमारे पास बच रहा है एक्स्ट्रा, तो एस तो हल तुरंत ही कवर कर लेगा क्योंकि 7.5 मीटर की बढ़त मिल गई इसको। जब ये 7.5 मीटर की बढ़त लेकर 92.5 चल रहा है तो एस तो हमारा पहुंच जाएगा, लेकिन पी कहीं ना कहीं पीछे पहुंचेगा। कौन जीतेगा इस रेस में? एस जीतेगा। और पी कहाँ रह जाएगा? पीछे रह जाएगा। पी यहाँ रहेगा, एस यहाँ आ जाएगा। तो एस ने यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी तय की, तो एस ने 19 रेशियो का मान, 19 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 19 रेशियो का मान है हमारा 92.5। एक रेशियो का मान कितना होगा? आप बोलोगे सर इसको 19 से विभाजित कर दो, 19 से विभाजित कर दो। अगर मैं 20 का गुणा कर दूं तो देखो
ये हो गया मेरा एक रेशियो का मान, क्योंकि 19 रेशियो का मान जो है हमारे पास कितना है 92.5 है। यहाँ से ये स्पीड बन जाएगी। देन मल्टीप्लाई कर दो 20 का, तो कितना आ जाएगा ये चेक कर लो पहले। ये क्या निकल के आएगा भाई, ये निकल कर आएगा कि P ने इतने ही समय में कितना ट्रेवल किया, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाने से एक जीरो तो ये काट दो, इसका गुणा कर दो भाई। ये तो भाई पॉइंट में जा रहा है, 5 दूनी 10 की जीरो, एक कैरी, 2 दूनी 4 और एक 5, 2 नम 18, 1850 बट्टे में 19, 19 से डिवाइड करेंगे, 19 नम्मा 171 हो जाएगा। 19 नम्मा 171 के बाद बचे कितने हमारे पास, 140 बचे। 19 सत्ते 133, करीबन 97 पॉइंट मान लीजिए, 3 मान लीजिए या 6 मान लीजिए, ये ट्रैवल कर रहा है। कौन ट्रैवल कर रहा है, पी कितना ट्रैवल कर रहा है, 97.3 ट्रैवल कर रहा है। तो कहने का मतलब है ये वाली डिस्टेंस कितनी है 97.3, और पूरी है कितनी 100, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, आप बोलोगे सर 2.6 के आसपास आएगी। तो एक बात बताओ, कौन जीता, क्वेश्चन ने हमसे पूछा जीतने वाला। जीतने वाला तो एस है पहली बात, तो पी तो आंसर होगा नहीं। कितने से जीत रहा है, 2.63 मीटर से। तो ऑप्शन आप टिक क्या लगाओगे भाई, ऑप्शन लगाओगे ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल है, मैंने ये समझाया है, और इससे आसान नहीं कर सकते हैं। रेशियो को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा समझाने में समय लगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नाव ए से, समझो क्वेश्चन समझो, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। एक नाव ए से बी तक धारा के अनुकूल चल रही है, मतलब साथ में, तो मैं प्लस का सिंबल लगा लेता हूं। ए और बी के बीच एक मध्य बिंदु है सी, ये सी पॉइंट है। मध्य बिंदु का मतलब है ये डिस्टेंस डी है, ये भी डिस्टेंस डी होगी, दोनों बराबर है ना, मध्य बिंदु बोला है, याद रखना। वापस आने में 20 घंटे लगे। कहने का मतलब है कि ए से कोई एक व्यक्ति गया, ये गया, ये व्यक्ति गया, ये व्यक्ति गया, और वापस आने में इसको जो है कितना टाइम लगता है, टोटल मिला के 20 घंटे का समय लगता है। तो एक बात बताओ, ये जब सी बी से वापस आएगा तो ये तो प्रतिकूल, मतलब कहने का ये है धारा के विपरीत चल रहा होगा, और धारा के विपरीत है तो माइनस हो जाएगी चाल। यहाँ पे बोला धारा की चाल है 5 किलोमीटर और नाव की चाल है कितनी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे तो प्लस हो जाएगी, तो ये हो गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि भाई ए से बी तक तो धारा के साथ में बोला, अनुकूल बोला है। जब धारा के साथ में तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी। भाई जब आप स्विमिंग करोगे, धारा जिस साइड में उसी साइड में जब आप स्विमिंग करोगे तो तेज चलोगे, विपरीत में आओगे तो स्पीड कम होगी। तो विपरीत में जब स्पीड कम होगी तो 10 में से 5 गई तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बनेगी। सही बात है। अब हमसे पूछा है कि बताओ ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, मतलब ये पूरी डिस्टेंस निकालनी है, तो पहले डी का मान हमें चाहिए होगा। डी का मान निकालने के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसने ट्रेवल कितना किया, 1D 2D 2D ट्रेवल किया कितनी की स्पीड से, 15 की से, और एक सिंगल डी, ये वाला बी से सी तक ही तो आ रहा है, सिंगल डी कितने की स्पीड से, 5 की स्पीड से, टोटल समय कितना है, 20 घंटे का समय लगा। एक काम करो, इसको बैलेंस कर लो, 3 का गुणा करके, तो ऊपर हो गया 3D 2D 5D, बट्टे में हो गया 15 और बराबर में हो गया 20। 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौके 20, तो 15 चौके कितना हो गया 60। डी का मान कितना आया, आप बोलोगे सर 60 आ गया। जब डी का मान 60 है तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि देखो भाई हमको ए से बी तक की दूरी चाहिए, तो ये हमारे पास अगर 60 है तो ये भी 60 हिस्सा होगा, और 60 और 60 जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है, समझ गए। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी, ठीक है, 26% भोजनालय भोजन पर, 23% बच्चों पे, 19% मनोरंजन पे खर्च करता है, बाकी शेष बच रहा है। तो एक काम करो, सबको जोड़ लो, तो 25 + 26 23 + 19, यहाँ देखेंगे 6 और 5 11 9 20 23 की 3 2 कैरी
2 4 6 8 और 1 9, 93% खर्च कर दिया, बचा कितना 7%। 7% का मान दे रखा है 26600। 1% का मान देखेंगे तो 7 से डिवाइड कर दो, 7 3 21, 7 8 56 3800। 1% का मान 3800। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वह भोजन और मनोरंजन पर, भोजन और मनोरंजन पे, भोजन कौन सा है हमारा, भोजन है 26% और मनोरंजन कितना 19। इन दोनों को ऐड कर लो, 9 6 15 की 5 हो गई, 1 कैरी 2 3 4, 45% का मान पूछा है तो 45 में गुणा कर दो 3800 का, 00। अब 5 नम कर लो चाहो तो, पहले 9 का कर लो, 9 8 72 की 2, 7 कैरी, 9 3 27, 7 7 14, मतलब 34। ठीक है, इसमें गुणा कर लो अब 5 का, तो 5 का गुणा 0 0, 5 से गुणा 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 21, 5 3 15 16 17, 171000। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये भी बहुत सिंपल है, परसेंटेज का है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 15 केजी सेब खरीदे, जो 1 केजी वजन के लिए 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है, मतलब 950 ग्राम एक्चुअल मिल रहा है उसे। बी ने इन सभी सेबों को 180 रुपये, रेट वही रखी। देखो मैंने हमेशा क्वेश्चन कराया है आप लोगों को आर्टिकल वाला कि रुपये हमेशा सेम करनी होती है, इसमें पहले से सेम है तो इसका तो कोई रोल नहीं रहेगा। आगे चलते हैं। बेचा, लेकिन 1 केजी के वजन के स्थान पर कितना तोल रहे हैं, 750 ग्राम तोल रहे हैं। मतलब ये लेके आ रहा था कितना, मतलब इसके लिए जो है उस इसके लिए पड़ रहा है 950 ग्राम, दे कितना रहा है, आप बोलोगे सर 750 ग्राम दे रहा है। ये प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ये 0 हटा दो, परसेंटेज में कोई मतलब नहीं है। 75 से 95, मतलब ये है 20 का प्रॉफिट। एक बात बताऊं मैं आपको कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, जितना ग्राहक प्राप्त करेगा वो लेना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए, समझ गए। वेट अगर एरर परसेंट, त्रुटि परसेंट पूछता तो 950 या फिर 1000, जितना एक्चुअल वेट जितना वो ले रहा है उसको रखते हैं। बट यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करेंगे, 750 मतलब 75 बट्टे में रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लो, 25 3 75, 25 चौके 100, 20 चौका 80, 80 बट्टे में 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18, 26.66% आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। समझ के मेरी बात, जितना ग्राहक प्राप्त करता है लाभ प्रतिशत उसी पे निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, या हमेशा। ठीक है, त्रुटि वाले केस में या वेट वाले केस में। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो एक वस्तु के मूल्य में 70% की, देखो ध्यान से, एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है और फिर इस अंकित मूल्य पर 5% 20% योजना छूट प्रदान की जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नगद किया जाता है तो 20% की और छूट देगी, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि देखिए सीपी हमारे पास है, मान लीजिए 100, इसका मूल्य कर दिया हमने कितना 170, मतलब एमपी हो गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पे एक डिस्काउंट दो पहले 5%, मतलब कितना 19/20, फिर इसके बाद एक और डिस्काउंट दो 20%, मतलब कितने में बेचेगा 4/5। नगद भुगतान के लिए एक और परसेंटेज है तो 4/5, इतने में बेचेगा। अब ये क्या बन गया मेरा, अब ये बन गया एसपी, एसपी बन गया। अब सीपी है हमारे पास, एसपी है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि देखो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो भाई अब हम लोग ऐसा करते हैं, 0 से 0 काटो, 2 दूनी 4 काटो, ठीक है, ये एसपी बन गया, ये सीपी है। तो सीपी और एसपी का रेशियो, एक काम करो 25, इस 25 का गुणा कर दो इधर, और इस 4 से काट दो इसको 25, तो 25 से कितनी बार 25 25 कितना हो गया 625। मैंने क्या किया है, इधर से गुणा किया है, क्या किया है मैंने, इन दोनों 25 का इसमें गुणा कर दिया, क्योंकि ये रेशियो में बन गया है। सीपी और एसपी को हमें लेना काम में 25 25, 625 तो सीपी हो गया। यहाँ देखेंगे तो हमारे पास में है 17 और 19, तो 17 दूनी 34, 34 गुणा 19 करना पड़ेगा, 19 चौके 76 की 6, 7 कैरी 19 तिया 57, तो 7 7 14, मतलब 646 हो गया। कितना बढ़ रहा है भाई, प्रॉफिट कितना मिल रहा है, आप बोलोगे 6 में से 5 गए, 1 बचा, 4 में से 2 गए, 21।
का प्रॉफिट 625 पे इंटू करेंगे 100 का, परसेंटेज में पूछ रहा है, 25 से 25 बार जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पे 21 चौके 84, 84 बट्टे 25, 25 तिया 75 होता है, 75 के बाद 85 मतलब 9 हो गया, पॉइंट लगाने पे 0, 25 तिया 75 3.33 के समथिंग होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बताओ कितना सिंपल है। और अगर इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टोर में अरुण के पास मोबाइल खरीदने के दो विकल्प हैं। या तो वह 2500 की पूरी राशि का भुगतान करे, पहला ऑप्शन, या एक सेकंड कैमरा देखो चल रहा है, बंद है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या बोला कि एक स्टोर में अरुण के पास मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए दो विकल्प हैं। या तो वह 2500 की पूरी राशि का भुगतान कर सकता है, या वह एक किस्त योजना यानी 520 रुपये की डाउन पेमेंट करके 4 समान किस्तों में मोबाइल खरीदा जा सकता है, जिसमें 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वार्षिक दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है? वार्षिक। अरुण किस्त योजना पर एक मोबाइल फ़ोन खरीदता है, अरुण की मासिक किस्त और पूछी है मासिक किस्त। इसमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इसको 12 से विभाजित नहीं कर सकते, करेंगे तो फ्रैक्शन में जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात ये है क्वेश्चन नंबर 19 में कि हमारे पास में एक तरीका है 2500 रुपये नगद देने का, ठीक है भाई, तो 2500 रुपये देकर भी लिया जा सकता है। लेकिन एक दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि इसमें से मैं पहले पैसा दे दूं 520 रुपये डाउन पेमेंट। ये क्या है? हमारा डाउन पेमेंट मैंने जमा कर दिया, बाकी रिमेनिंग पैसा कितना बचा? 1980 रुपये बचे। तो एक बात बताओ, जब मैंने 520 रुपये दे दिए 2500 में से, तो 520 पे तो ब्याज लगेगा नहीं। ब्याज किस पे लगेगा? आप बोलोगे 1980 पे। 1980 पे कितनी किस्तें हमारे पास? 4 समान किस्तें, और वो भी कैसी हैं? मासिक किस्तें। तो 1980 पे 4 महीने का ब्याज कितना होगा आप बता सकते हो? 1980 पे 4 महीने मतलब 4/12 करना पड़ेगा, इनटू परसेंटेज कितनी है? 25% है, तो 25/100 करना पड़ेगा। समझ गए? तो यहाँ से हमारे पास ब्याज निकल के आएगी। तो देखेंगे 4 तिया 12, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, या 25 चौके 100 कर लो, वो अच्छा रहेगा। 25 चौके 100, ठीक है, 4 तिया 12 हो गया, 12 से डिवाइड कर दो। 12 से देखेंगे 12 एकम 12, बचे कितने हमारे पास? 7 और 8, 12 छिंग 72, 72 के बाद बचे कितने? 12 पंजे 60। 165 रुपये क्या है? ये इंटरेस्ट है। क्या है ये? 165 रुपये ब्याज देना होगा 4 महीने में। समझ गए मेरी बात? तो एक बात बताओ, 1980 तो देगा ही देगा, और 165 और देगा, तो टोटल कितना दे देगा? आप इनको जोड़ लो, तो 5 का 5, 8 और 6 14 की 4, एक कैरी 9, 10 और 11, एक कैरी मतलब 2145। इतने पैसे इसको लौटाने हैं वापिस। इसके अंदर दोनों चीज़ें, प्रिंसिपल भी है, इंटरेस्ट भी है। अब लेकिन अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है बेटा, हुआ नहीं, समझ लो पहले मेरी बात। अब यहाँ 4 समान किस्तें, हम लोगों ने ऐसा ही पढ़ा है, तो हम लोग करते थे 100, फिर इसके बाद 125 करेंगे, फिर इसके बाद 150, फिर इसके बाद 175, क्योंकि 4 समान किस्त, प्रत्येक किस्त पूछी हमसे। अभी तो बोरोड अमाउंट आया, टोटल अमाउंट हमें वापस कितना करना है? 4 किस्तों में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बट एक प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि जो 25 जब हम जोड़ रहे हैं सेकंड किस्त में, वो वार्षिक है, और उसे मासिक बनाने के लिए हमको 12 का विभाजन करना होगा। 12 का 12 का 12 का, तीनों में अलग। इससे अच्छा ये है कि ब्याज ब्याज अलग कर लो। मैंने 400 तो अलग जोड़ लिया, और ब्याज ब्याज कितना हो गया? 75, 25, 100, 150। ब्याज ब्याज कितना हो गया? 150। भाई ब्याज ही तो करना, प्रिंसिपल तो लौटाई गई। वो ब्याज को 12 से विभाजित कर देंगे, विभाजित करने पे कितना आ जाएगा? 12 से या तो पहले टुकड़ों में कर लो या पूरा ही कर लो। 12 से 12 कम 12 हो गया, बचा कितना? 30। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24 हो गया, मतलब 12.5 हो जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। 12.5 रेशियो। तो हमें टोटल मिला के 412 रेशियो का मान कितना दे रखा है? 2145। एक रेशियो का मान देखेंगे तो 212.5 से डिवाइड देना होगा। किस सॉरी क्या कर दिया मैंने, कितने से? 412.5, ठीक है, रेशियो का मान है ये।
412.5, तो 412.5 से भाग देना होगा और इंटू 100 कर देंगे जब ये प्रत्येक किस्त निकल कर आएगी आपके सामने। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, पॉइंट लगाने पे एक जीरो बढ़ जाता है, सबको पता है। अच्छा, 25 से डिवाइड करते हैं, 25 चौके 100 मतलब 40। 25 से इसको डिवाइड करते हैं तो देखेंगे 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौक 16, 165 बार। 5 से 5 हट 40 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 हो जाएगा। 11 से इसको काटो, 11 एकम 11, बचे कितने यहाँ पे 9 और 1 10, 104, 11 नाम 99, 11 पंजे 55, 195, वाइट ले लेता हूँ, कितना हो गया 195 हो गया। यहाँ देखेंगे 11 × 3 = 33, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15, 65 × 8 आ रहा है भाई, 65 × 8 कर लो, 8 × 5 = 40 की 0, 4 कैरी, 8 × 6 = 48 और 4 52, 520 रुपये की प्रत्येक किस्त होगी। आपका जो राइट आंसर होगा 520 ही होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आप लोगों के पास, याद रखना। या तो क्वेश्चन को चेंज कर दो या क्वेश्चन को स्किप कर दो, बट सीखो यार, कर पाओ या नहीं कर पाओ वो बात अलग है, बट सीखो तो सही। डर क्यों लग रहे हो, डर क्यों रहे हो? जब मैं हूँ, मैं करा रहा हूँ तो समझ लो क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, टोटल इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट जोड़ दिया, इतना पैसा वापस करना है, बाकी 100 125 175 ये। यहाँ पे अगर मासिक होता तो बहुत आसान हो जाता, मासिक होता तो यहाँ मासिक होता तो हम सीधे सीधे नॉर्मली जोड़ के सीधे भाग कर देते, सीधे 520 आ जाता या कुछ भी आता, जो भी आता। ठीक है, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद किसका, एवरेज का क्वेश्चन है। ठीक है, 12 बच्चों कि एक समूह का औसत भार दे रखा है 66 किलोग्राम। समझना मेरी बात को कि टोटल स्टूडेंट है 12 का एवरेज दे रखा है कितना, 66 किलोग्राम। ये एवरेज है। यदि ए और बी के स्थान पर दो बच्चे एक्स और वाई समूह में शामिल होते हैं, मतलब ये है इसमें से मैं दो बच्चे हटाता हूं, कौन कौन, ए और बी, और इनके स्थान पर आते हैं एक्स प्लस वाई। समझो, सही बात है, समूह में शामिल हो गए तो नया औसत भार कितना, 65 किलोग्राम हो जाता है। दो गए थे, दो आगे, मतलब स्टूडेंट तो 12 स्टूडेंट होंगे और 12 स्टूडेंट होंगे और इनका जो औसत है वो कितना हो जाता है, 65 किलोग्राम हो जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है 65 किलोग्राम। ए का भार बी के बराबर है, ए बराबर बी दे रखा है, एक्स बराबर वाई के दे रखा है। ठीक है, यहां तक हो गया। एक और बच्चा सी को समूह में शामिल किया जाता है, कहने का मतलब है इसमें एक बच्चा और शामिल किया जाता है सी को। जब सी को हम लोग इसमें जोड़ते हैं तो 13 बच्चे हो जाते हैं। और इसके बाद में क्वेश्चन ने बोला है कि नया औसत भार 65 केजी ही रहता है। इसका मतलब है नया औसत कितना रहता है, 65 केजी ही रहता है। जब भी कभी इस टाइप से पॉइंट आता है, अभी सिर्फ इतना देखना, 12 बच्चे थे, 65 किलोग्राम वजन हो गया औसत, 13 बच्चों का भी 65 किलोग्राम है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो नया बच्चा आया है इसका जो वजन होगा वो 65 किलोग्राम ही होगा, इसलिए उसका इफेक्ट किसी पर नहीं पड़ा। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो भाई, कि देखो भाई मैंने बोला कि 5 संख्याओं का औसत है 20। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत है 20, योग कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 100 हो जाएगा। मैंने बोला इसमें एक संख्या मैंने जोड़ दी, कितनी, एक संख्या जोड़ दी, लेकिन वो जोड़ कितनी रहा हूं, 20। जब मैं इसमें एक संख्या 20 जोड़ूंगा तो योग में परिवर्तन कितना होगा, आप बोलोगे सर 120 हो गया योग। फिर तो योग को जब हम विभाजन करेंगे 6 से तो औसत कितना आएगा, वो 20 ही आएगा। क्यों, क्योंकि जो आदमी आ रहा है वो औसत के बराबर वजन वाला है, और यहाँ पर भी 65 किलोग्राम औसत था, इतनी वजन का व्यक्ति आएगा तो 65 ही रहेगा। एक और लेके आ जाओ तब भी 65 ही रहेगा, बस संख्या बढ़ती चलेगी। तो सी का वजन कितना है, 65 किलोग्राम है, लेकिन एक लाइन और बोलिए, सी का भार एक्स के बराबर है, तो मतलब ये है यहाँ पर सी बराबर एक्स बराबर वाई है। इन तीनों का वजन कितने के बराबर हो गया, 65 किलोग्राम के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, हर कोई नहीं बताएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। 65 किलोग्राम हो गया भाई। अब मेरी बात को समझो, समझो बहुत समझो। 12 बच्चे थे,
12 ही हो गई क्योंकि 2 गए थे 2 आए थे। मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया एवरेज में कि जब 2 बच्चे जाते हैं तो ऐसे जाने वाले, एवरेज बढ़ रहा है या घट रहा है, आप बोलोगे -1 हो रहा है। जब एवरेज घटता है तो -1। इसके बाद में संख्या कितनी है बच्चों की 12। इसके बाद में गुणा एवरेज कितना घट रहा है या बढ़ रहा है 1। अब टोटल आने वाले बच्चों का योग, कहने का मतलब है ये होता है जाने वाले, ये होता है आने वाले। तो जाने वाले बच्चे थे ए और बी, जिनका वेट दोनों बराबर हैं, दोनों का वजन बराबर है। और यहाँ पर हमारे पास है आने वाले। अब इन दोनों को मान लो कि ए और बी जो है यहाँ से चले गए, एक्स और वाई का योग बता सकते हो, क्योंकि भाई एक्स का वजन 65 है, वाई का वजन भी 65 है और सी का वजन भी 65 दूनी 130। तो यहाँ पे आने वाले व्यक्तियों का वजन कितना हो गया 130 हो गया। सॉल्व कर लो, इसको इधर भेजेंगे तो a + b बराबर हो जाएगा किसके 142 के। सही बात है। अब ए और बी का वजन बराबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 से विभाजन करेंगे तो 2 × 7 = 14 और 1 तो 71 kg हमारा ए होगा और बराबर बी के भी होगा। 71 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल है। समझो इस क्वेश्चन को, एक बार दोबारा समझना, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आने और जाने में, आने और जाने का कॉन्सेप्ट जब भी कभी क्वेश्चन में आता है तो ये आने जाने वाला कॉन्सेप्ट देखो, जाने वाला आने वाला, ठीक है, जाने वाले का वजन, इसके बाद में औसत बढ़ रहा है या घट रहा है, तो घट रहा है, यहाँ पे 66 से 65 हो रहा था, हम इन दोनों में कर रहे हैं रेशियो सिर्फ, ठीक है। तो माइनस किया, 12 बच्चे थे इंटू 1 घट रहा है, यहाँ पे औसत आता है, ये 1 जो है औसत है, यहाँ कितना हो जाएगा 130 आने वाले का वजन। या तो ये दे रखा होगा या ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा तो वो पूछेगा, वो दे रखा होगा तो ये पूछेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना जिन्होंने मुझसे पहले नहीं पढ़ा है। एवरेज पढ़ लिया होगा तो उसमें पढ़ाया गया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल में। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।